टारगेट सल्यूट गाइस, आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। अगर आपके पास पुरानी वाली बुक होगी तो उसमें ये चैप्टर 12 के नाम से होगा, लेकिन जो लेटेस्ट एडिशन है बुक का उसमें दिस इज चैप्टर 11। ठीक है, तो इस चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हम इसको 4 ब्रॉड ब्लॉक्स में पढ़ेंगे, मेटलर्जी, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स। और इन ब्लॉक्स को भी हमने फर्दर सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। सो एज ऑलवेज एकदम सिंपल फॉर्मेट में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी से। अब हो सकता है आप में से काफी लोगों को मालूम ना हो कि मेटलर्जी वर्ड का मतलब क्या होता है। सो हम टारगेट इंग्लिश के अंडर में आपको बता देते हैं कि मेटलर्जी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस ऑफ मेटल्स। मतलब जो भी मेटल्स हैं वर्ल्ड में, जब आप उनके स्ट्रक्चर को, उनके यूजेस को बहुत अच्छे से साइंटिफिक वे में पढ़ते हो तो उसको कहते हैं मेटलर्जी। अगर हम इंडियन मेटलर्जी की बात करें तो इंडिया में पहले के टाइम पे ऐसे बहुत सारे मेटलर्जिस्ट थे जो बहुत ही केपेबल और एडवांस थे। मतलब ऐसे लोग थे जिन्होंने मेटलर्जी में स्पेशलाइजेशन कर रखी थी और इस फील्ड में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हुए। इस फील्ड में इंडियंस बहुत ज्यादा एडवांस थे पहले से। जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस होते हैं, मतलब जो पुरानी चीजों की खुदाई करी जाती है, उनको ढूंढा जाता है, उससे ये मालूम पड़ा है कि जो हड़प्पन्स थे दे वर मास्टर क्राफ्ट्समैन। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैन थे। उसके साथ साथ उनको कॉपर मेटलर्जी की भी नॉलेज थी। कॉपर जो मेटल है उसके यूजेस, उसका स्ट्रक्चर, ये सब भी वो बहुत अच्छे से समझते थे। और यही नहीं, उन्होंने कॉपर और टिन को साथ में मिला के ब्रॉन्ज को भी बना लिया था। तो ये एक बहुत ही एडवांस लेवल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज है और ये बहुत अमेजिंग है कि इतने पहले की सिविलाइजेशन के लोगों को भी ये नॉलेज थी। तो अब क्योंकि हड़प्पन्स जो थे वो ब्रॉन्ज से काम करना जानते थे, दैट इज वाई हड़प्पन्स बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज। उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज। उनके जो सक्सेसर्स थे, मतलब जो लोग उसके बाद आए, वो आए आयरन एज में। और इंडिया की फिर से ये खासियत है कि इंडिया ने बहुत ही ज्यादा एडवांस टाइप के आयन्स भी प्रोड्यूस किए। फोर्ज्ड आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, ये सब एंशिएंट इंडिया में भी प्रोड्यूस होता था। अब आपको मालूम है कि हम हमेशा कहते हैं चीजें रटना नहीं है, समझना है। तो जिससे आप ज्यादा आसानी से चीजें समझ सकें, इसलिए हम टारगेट इंग्लिश के अंडर में आपको बता देते हैं कि फोर्ज्ड आयरन, रॉट आयरन और कास्ट आयरन का मतलब क्या होता है। आयरन से आप जो भी चीज बना रहे हो, जैसे अगर आप टूल्स बना रहे हो या वेपन्स बना रहे हो, तो उसको बनाने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला है फोर्ज्ड आयरन, जिसमें आप एक सॉलिड पीस ऑफ मेटल लेते हो, आयरन लेते हो और उसमें से अपनी जरूरत की चीज को कार्व आउट करते हो, कट करते हो। वहीं दूसरी तरफ है रॉट आयरन, जहाँ पे आप आयरन का एक अलॉय बनाते हो, उसको गर्म करते हो और फिर टूल से काम करते हुए फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो। और तीसरा है कास्ट आयरन, जिसमें आप आयरन को एकदम पिघला के गर्म कर देते हो और आपको जो भी चीज बनानी है उसका मोल्ड ऑलरेडी रखा होता है, मतलब एक कास्ट रखा होता है और आयरन को उसी मोल्ड में पोर कर देते हैं और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो उसी चीज का शेप ले लेता है। तो ये होते हैं 3 तरह के आयन्स। इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ये हमने सिर्फ इसलिए बताया है जिससे आपको ये रटना ना पड़े, आपको इसका एक बेसिक आइडिया मिल जाए। अब जब आयरन की बात हो रही है तो आयरन पिलर की बात तो होनी ही है, जो मेहरौली में है इन दिल्ली। ये आयरन पिलर इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये दिखाता है कि उस समय के जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे वो कितने ज्यादा स्किल्ड थे। इस आयरन पिलर के फीचर्स ये हैं कि ये 7.2 मीटर्स हाई है, ये आयरन से बना है ऑब्वियसली। इसका जो वेट है वो 3 टन से भी ज्यादा है और इसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन है। इस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? ये इंस्क्रिप्शन हमें बताता है कि ये जो पिलर है ये आज से 1500 ईयर्स पहले बना था और इसको बनवाया था चंद्र नाम के एक रूलर ने, जो गुप्ता डायनास्टी को बिलोंग करते थे। और इन सब में से सबसे ज्यादा अमेजिंग फैक्ट ये है कि इतने साल हो गए, 1500 ईयर्स से भी ज्यादा हो गया, लेकिन ये आयरन पिलर आज तक रस्ट नहीं हुआ, खराब बिल्कुल नहीं हुआ है, परफेक्ट कंडीशन में है। आपको भी मालूम है आयरन बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जंग लग गया। लेकिन आप सोचो इतना बड़ा पिलर है और ये अभी तक रस्ट नहीं हुआ। सो यू कैन इमेजिन कि उस समय के जो क्राफ्ट्समैन थे वो कितने ज्यादा स्किल्ड थे। नेक्स्ट हम आते हैं बिल्डिंग्स पे। इसके अंडर में हम 2 तरह की बिल्डिंग्स पढ़ेंगे, स्तूपास और टेम्पल्स। जब हम क्राफ्ट्स पर्सन्स की स्किल की बात कर ही रहे हैं तो वो सिर्फ आपको आयरन में, मेटलर्जी में, इन सब में नहीं दिखेगा, वो आपको बिल्डिंग्स में भी दिखेगा। उस जमाने की जो बिल्डिंग्स अब तक सर्वाइव कर गई हैं उनमें आपको दिखेगा कि उस समय के जो क्राफ्ट्समैन थे वो कितने ज्यादा टैलेंटेड थे। और जो बिल्डिंग सर्वाइव कर गई हैं उनमें से एक तरह की बिल्डिंग है स्तूपास। ये जो वर्ड है स्तूप, इसका मतलब होता है माउंट। अब आप कहोगे माउंट का क्या मतलब होता है, ये तो फिर से एक इंग्लिश वर्ड है। तो हम टारगेट इंग्लिश के अंडर में आपको बता देते हैं कि माउंट का मतलब होता है एक छोटा सा हिल या फिर अर्थ का कोई भी हिस्सा जो थोड़ा सा उठा हुआ है, जो हिल के शेप जैसा है, उसको हम कहते हैं माउंट। तो स्तूपास का क्योंकि डिजाइन वैसा होता है इसलिए स्तूप का मतलब होता है माउंट। तो बहुत सारे तरह के स्तूपास होते थे, लेकिन इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स थी। एक पैटर्न था जिसके बेसिस पे स्तूपास को बनाया जाता था।
पहला कॉमन फीचर था रेलिक कास्केट। जो स्तूपा का एकदम सेंटर पार्ट होता है वहां पे एक छोटा सा बॉक्स रखा जाता है। यहाँ पे बुद्धा जी के या उनके फॉलोअर्स के जो बॉडीली रिमेन्स हैं, जैसे उनके टीथ, बोन या एशेस, हो सकता है वो इसके अंदर रखे गए हों, या फिर कोई चीज जो वो इस्तेमाल करते थे, वो यूज करते थे, उसको इसके अंदर रखा गया हो, या कोई भी प्रेशियस स्टोन्स या कॉइन्स उस जमाने के, उस टाइम के, इन सब चीजों को इन बॉक्सेस के अंदर रखा जाता है। और फिर इस बॉक्स को स्तूपा के सेंटर में रखा जाता है। पहले इस बॉक्स को रखते थे, फिर उसको मिट्टी से कवर कर देते थे, फिर उसके ऊपर मड ब्रिक्स या बेक्ड ब्रिक्स की एक लेयर लगाते थे और पूरी तरह से ढक देते थे। इनफैक्ट कवरिंग की जब बात हो ही रही है तो स्तूपास के काफी बार जो टॉप्स होते हैं, जो डोम शेप होता है, काफी स्तूपास में इस डोम शेप को भी स्टोन स्लैब से कवर किया गया था। नॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर स्टोन स्लैब्स भी लगाए जाते थे। आपको इन पिक्चर्स में दिख रहा है कि ये जो रेलिक कास्केट है ये बहुत सुंदर होता है, ये बहुत सेक्रेड होता है, इसकी बहुत ज्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस होती है और इसलिए इसको सेंटर में रखा जाता है। दूसरा फीचर जो है स्तूप का वो है प्रदक्षिणा पथ। अगर आपने कभी कोई स्तूप विजिट किया है या आपने उसकी फोटोग्राफ्स देखी हैं तो आपको मालूम होगा कि जो स्तूप होता है उसके अराउंड, उसके चारों तरफ एक पाथ होता है, इसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ के क्या फीचर्स होते थे? प्रदक्षिणा पथ जो होता है वो स्तूप के अराउंड होता है, उसके बाहर फिर रेलिंग्स लगाई जाती हैं। पथ में एंट्रेंस के लिए गेटवेज होते हैं और रेलिंग्स और गेटवेज दोनों को स्कल्पचर से डेकोरेट किया जाता है। तो जो डिवोटीज होते हैं वो प्रदक्षिणा पथ पे चक्कर लेते हैं स्तूप के अराउंड एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू शो देयर डिवोशन। इसको एक रिलीजियस ट्रेडिशन माना जाता है। अगर हम कुछ फेमस स्तूप्स की बात करें तो एक स्तूप बहुत फेमस है जो है अमरावती में, महाराष्ट्र में। ये वाला जो स्तूप है यहाँ पहले एक बहुत ही मैग्निफिसेंट स्तूप था, मतलब जब वो बना था तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगा और काफी सारी जो स्टोन कार्विंग्स है स्तूप की वो 2000 ईयर्स से भी ज्यादा पुरानी। दूसरा स्तूप जो आपने सुना होगा बहुत फेमस है वो है द ग्रेट सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। ये कुछ स्तूप जैसे कि ये सांची स्तूप ये काफी सालों में बना, मतलब ओवर सेवरल सेंचुरीज, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से भी ज्यादा लग गया इस स्तूप को कंप्लीट होने में, बनने में। फॉर एग्जाम्पल ये जो सांची स्तूप है इनके जो ब्रिक माउंट्स हैं वो किंग अशोका के टाइम के हैं, लेकिन इनकी जो रेलिंग्स और गेटवेज हैं वो लेटर रूलर्स के टाइम के हैं, मतलब जो बाद के रूलर्स थे उन लोगों ने इसमें गेटवेज और रेलिंग्स लगवाई। तो आज हम जिस फॉर्म में उसको देखते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में बिल्ड हुआ था। वैसे नेक्स्ट हम आते हैं टेम्पल्स पे। काफी सारे जो एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स हैं वो भी इसी टाइम के अराउंड बने। उस समय भी डेटीज को वर्शिप किया जाता था, जैसे कि लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु या गॉडेस दुर्गा को। जैसे हमने स्तूप के फीचर्स को डिस्कस किया था वैसे ही हम टेम्पल्स के फीचर्स की भी बात करेंगे। मैक्सिमम टेम्पल्स के स्ट्रक्चर में 3 कॉमन फीचर्स होते हैं, गर्भगृह, शिखर और मंडप। जो गर्भगृह होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल। जैसे स्तूप में सेंट्रल पार्ट जो था वो रेलिक कास्केट का था, वैसे ही टेम्पल्स में ये वो रूम होता है जहाँ पे जो मेन डेटी है, जिनका वो मंदिर है, उनकी मूर्ति या उनकी फोटो जहाँ पे रखी जाती है उसको कहते हैं गर्भगृह। और जो मेन पूजा होती है वो गर्भगृह में ही होती है। काफी बार गर्भगृह की टॉप पे एक टावर बनाया जाता है जिसको कहते हैं शिखर। ये इसलिए बनाया जाता था ये डिनोट करने के लिए कि ये टेम्पल का सबसे सीक्रेट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। और शिखर क्योंकि इतना टॉप पे बनाया जा रहा था एक टावर जैसा, इसलिए उसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत पड़ती थी, उसको बनाना आसान नहीं होता था। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर था मंडप। बहुत सारे टेम्पल्स में एक प्लेस होती है जिसको कहा जाता है मंडप। ये एक बड़ा सा हॉल जैसा होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लोग साथ में असेंबल होके प्रे कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड मंडप। ये फीचर्स आपको मैक्सिमम टेम्पल्स में देखने मिलेंगे। तो अब जब हमने कॉमन फीचर्स समझ लिए हैं तो नाउ वी मूव ऑन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। बेसिकली उस टाइम पे 3 तरह की कंस्ट्रक्शंस होते थे टेम्पल्स के। पहला था रॉक कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या किया जाता था, किसी रॉक को कार्व आउट किया जाता था, हॉलो किया जाता था उसको एक केव बनाने के लिए, और वहां पे टेम्पल्स और कुछ और बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। काफी सारे जो ऐसे रॉक कार्व करने के बाद टेम्पल्स बनते हैं उनको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया, स्कल्पचर से, पेंटिंग से उनकी वॉल्स पे बनाया गया, तो बहुत सुंदर टेम्पल्स हैं ये। दूसरा हम आते हैं बेक्ड ब्रिक और स्टोन टेम्पल्स पे। कुछ टेम्पल्स बेक्ड ब्रिक और स्टोन से बनाए गए थे तो ये नाम वहीं से आता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उत्तर प्रदेश में एक टेम्पल है भीतरगांव में जो आज से 1500 ईयर्स पहले बना था और वो बेक्ड ब्रिक और स्टोन से बनाया गया। सो यू कैन इमेजिन कि उस समय के क्राफ्ट्समैन जो थे वो कितने ज्यादा एडवांस थे। तीसरा जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल हम देख रहे हैं वो है मोनोलिथिक टेम्पल्स का। एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन को वो लोग कार्व करके एक मंदिर में कन्वर्ट कर देते थे, इसीलिए उनको मोनोलिथ्स कहा जाता है। मोनो मतलब सिंगल और लिथ मतलब स्टोन या रॉक। तो आप कहोगे रॉक टेम्पल्स और मोनोलिथिक टेम्पल्स में डिफरेंस क्या है? रॉक टेम्पल में आप रॉक को कार्व करके एक केव बना रहे हो, उसके अंदर मंदिर बना रहे हो, लेकिन मोनोलिथिक टेम्पल्स में उसी स्टोन को, पूरे स्टोन को एक टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है क्योंकि स्टोन को ही आप कार्व करके टेम्पल बना दे रहे हो। सो दैट वाज सो इम्प्रेसिव।
तो ये हमने डिफरेंस समझ लिया रॉक टेम्पल और मोनोलिथिक टेम्पल्स में। अब ब्रिक टेम्पल कंस्ट्रक्शन में और मोनोलिथिक टेम्पल कंस्ट्रक्शन में भी एक डिफरेंस था। ब्रिक स्ट्रक्चर्स में क्या होता था, आप लेयर जो है ब्रिक की लेयर आप नीचे से स्टार्ट करते थे और फिर ऊपर बिल्ड करते थे। जैसे अगर आपने कभी घर बनते हुए देखा होगा तो सबसे पहले बेस बनाया जाता है और उसके ऊपर फिर वॉल खड़ा करा जाता है, एक के ऊपर एक ब्रिक्स लगाई जाती है। लेकिन मोनोलिथिक टेम्पल्स में जब आप स्टोन को कार्व कर रहे हो, कट कर रहे हो, तो आप टॉप से स्टार्ट करते हो और फिर नीचे की तरफ जाते हो। तो ये एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है इन द कंस्ट्रक्शन स्टाइल ऑफ दीज टू टेम्पल्स। अगर इन टेम्पल्स के आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं तो महाबलीपुरम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे देयर आर सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स और यहाँ पे बहुत सारे मोनोलिथिक टेम्पल्स भी। आईहोले एक और टाउन है जहाँ पे बहुत खूबसूरत टेम्पल्स हैं। गॉडेस दुर्गा का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है आईहोले में, जो आज से 1400 ईयर्स पहले बना था and it was made by the Chalukyas. So now we come to the question कि how were स्तूप्स and temples built? इसको हम बहुत ही इजी वे में एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। किसी भी स्तूप या टेम्पल की कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं और इनको यूजुअली किंग्स या क्वींस बनवाते थे। सबसे पहला स्टेज होता था कि गुड क्वालिटी का स्टोन ढूंढना पड़ता था, ऐसा स्टोन जो इतना स्टडी हो जिससे स्तूप या टेम्पल बनाया जा सके। फिर प्लेस चूज करनी होती थी कि वो कहाँ पे बनाया जाएगा। थर्ड स्टेज होता था कि जो स्टोन है उसको उस प्लेस तक ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेज था कि ये जो स्टोन्स हैं, ये तो एक रफ ब्लॉक है ना, इसको कार्व करके, शेप करके प्रॉपर बनाना पड़ेगा जिससे आप इसको कंस्ट्रक्शन में यूज कर सके। इन्हीं स्टोन से, ये जो रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स थे, इनसे पिलर्स, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, फ्लोर्स, ये सब बनाए जाते थे। तो सोचिए कि एक स्टोन को वो कितने सारे शेप्स दे सकते थे। और फाइनली इनको शेप करने के बाद इनको सही प्लेस पे रखा जाता था। इनको प्रिसाइजली, एकदम एक्यूरेटली सही पोजीशन पे रखा जाता था जिससे फाइनल कंस्ट्रक्शन हो सके। तो अब इन टेम्पल्स को बनवाता कौन था? पहले जैसे हमने बात करी, किंग्स और क्वींस बनवाते थे। वो लोग क्राफ्ट्स पर्सन्स को पे करते थे और क्राफ्ट्स पर्सन्स ये स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स बनाते थे। फिर दूसरा कंट्रीब्यूशन करते थे डिवोटीज, मतलब जो श्रद्धालु थे, जो लोग थे जो इन गॉड्स की पूजा करते थे, वो लोग कंट्रीब्यूशन करते थे। जब वो टेम्पल या स्तूप को विजिट करने आते थे तो वो अपने साथ गिफ्ट्स लाते थे एंड दीज गिफ्ट्स वर यूज्ड टू डेकोरेट द टेम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सांची स्तूप की बात करें तो उसके एक गेटवे के पैसे दिए थे एक एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स ने। सो देयर वाज दिस एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स एंड दे पेड फॉर वन गेटवे ऑफ द सांची स्तूप। और इसी के साथ साथ फिर मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस के लोग थे, हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन, जो फिर से डिवोटीज थे, श्रद्धालु थे, जिन्होंने भी डेकोरेशंस के लिए गिफ्ट्स दिए और पैसे दिए। आपने देखा होगा, कभी आप स्तूप या टेम्पल्स विजिट करते होगे तो वहाँ के वॉल्स पे लोगों के नाम लिखे होते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट किया था। तो उन लोगों के जो नाम हैं वो टेम्पल्स के वॉल्स, पिलर्स, रेलिंग्स में इंस्क्राइब किए जाते थे। और इसी के साथ हमने पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही अच्छे से, बहुत डिटेल में। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे पेंटिंग्स और बुक्स, और उसके साथ आपका क्लास 6 हिस्ट्री का कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपका हर लाइक और कमेंट हमारी टीम को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। I'll see you guys next time with the next part of this chapter. तब तक के लिए stay safe and study well. Bye bye.